इस वीडियो में जो नज़र आ रही है वह है 19 साल की मनीषा। इसकी बाय द वे नेचर की बात करें तो बहुत शांत और शर्मीली लड़की थी, जिसकी दुनिया अपने घर और परिवार तक सीमित थी। शायद उसका पता नहीं था कि उसका अंजाम इतना दर्दनाक, इतना खौफनाक होगा, जिसे देख शायद शैतान भी हिल जाएगा। इस वीडियो में आगे जो होने वाला है वह न सिर्फ कई सवालें खड़ा करती है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे इंसाफ के नाम पर दिन दहाड़े धूल झोंकी जा सकती है। और इसे गहराई से समझने के लिए हम इस वारदात से जुड़े हर एक पहलू की बात करेंगे और कई सवाल भी उठाएंगे, जिसे दबाने के लिए यह सिस्टम हर पॉसिबल कोशिश कर रहा है। इसलिए मेरी एक विनती है, इसे जितना हो सके सब तक ज़रूर पहुंचाइएगा। यह दिल दहला देने वाली कांड है हरियाणा के भिवानी जिला में लोहारू के धानी लक्ष्मण गांव का, जहां 11 अगस्त 2025 को हर रोज़ की तरह मनीषा अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकलती है, जहां वो प्ले टीचर के तौर पर काम करती थी। शायद मनीषा को उम्मीद नहीं थी कि घर से निकले उसके यह कदम वापस कभी नहीं जाने वाला है। उसी दिन दोपहर 1:58 पर मनीषा प्ले स्कूल से निकलकर पास के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए गई थी। यह वीडियो फुटेज इकलौता डिजिटल सबूत है जिसमें मनीषा अंतिम बार देखी गई थी। दिन ढलने तक जब मनीषा घर नहीं पहुंची तो घर में मौजूद मनीषा की दादाजी को उसकी चिंता होने लगी। ढलते शाम के साथ दादाजी की चिंता बढ़ती गई और चिंता में वह बस के ड्राइवर के पास पहुंचे, जिस बस से रोज मनीषा जाती थी। बस ड्राइवर ने दादाजी को बताया मनीषा को स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने जाना था, जिस वजह से उसे थोड़ा लेट हो गया होगा। ड्राइवर की यह बात सुन दादाजी को थोड़ा सुकून तो मिली, लेकिन शाम 4:30 बजे तक भी मनीषा घर नहीं लौटी तो वह मनीषा के पिता संजय सिंह को फ़ोन कर बताते हैं कि मनीषा अभी तक घर नहीं आई है। शाम करीब 6:15 पर संजय के पास मनीषा का कॉल आता है, लेकिन 10 सेकंड चली कॉल उधर से उन्हें मनीषा की कोई आवाज़ नहीं आती और फ़ोन कट जाती है। उसके बाद मनीषा का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। फिर उसके बाद पिता ने जब घर पर कॉल की तो पता चला कि मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी है। पिता को जब दिल में अनहोनी की डर बढ़ने लगी तो बिना समय बिताए संजय तुरंत लोहारू से बस पकड़कर सिंधनी के आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचते हैं, जहां से मनीषा नर्सिंग का फॉर्म लेने गई थी। जब संजय कॉलेज के गेटमैन से पूछे कि क्या वहां मनीषा नाम की लड़की आई है तो वह इनकार कर देता है। रिसेप्शन पर भी संजय को यह जवाब मिलता है, लेकिन संजय ने जो बात नोटिस की थी वह यह थी कि उस रिसेप्शन पर मौजूद उन तीनों ने ही शराब पी हुई थी। संजय ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को इन्फॉर्म किया और जब दोबारा पुलिस वालों के साथ कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज के स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया। संजय अपने चाचा के साथ लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस उनकी कोई बात सुनने से इनकार कर देती है और यह कहकर बात टाल देती है कि मनीषा किसी के साथ भाग गई होगी या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई होगी और वह 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। पुलिस से ही अपनी बेटी के ऐसी बातें सुन और उनका मन ढीला ढाला रवैया देखकर उसके पिता संजय मजबूर और निराश होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह यानी 12 अगस्त को संजय दोबारा लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां सारा दिन बहानेबाजी करने के बाद
फाइनली शाम 5:30 पर एएसआई शकुंतला उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद एएसआई शकुंतला आइडियल कॉलेज जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहती है। उन्हें भी कॉलेज स्टाफ फोटो दिखाने से मना कर देती है और बोल देती है कि पुलिस के मौजूदगी में ही उन्हें सीसीटीवी फोटोज दिखा सकते हैं। पुलिस वहां से न सिर्फ वापस लौटा बल्कि मनीषा की फ़ोन की अंतिम लोकेशन ट्रेस करना तक जरूरी नहीं समझी। अगले दिन 13 अगस्त के संजय के पास एएसआई शकुंतला का कॉल आता है कि उन्हें आइडियल कॉलेज के करीबन 1 किलोमीटर दूर एक नहर के पास एक खेत में एक लड़की की लाश मिली है। इतना सुनते ही संजय को पूरा यकीन हो जाता है कि मनीषा होगी। एएसआई शकुंतला कहती है कि पहचान के लिए आपको आना होगा। एएसआई की यह बात सुन संजय का दिल बैठ गया और रोने लगता है। वह बिना समय बिताए लाश के पहचान के लिए वहां पहुंच फ्लॉड निकली। पीजीआई मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल ने बताया कि गले में जो कट के निशान है वह इंट्रेगुलर है और आशंका है कि किसी जंगली जानवर ने काटा हो। साथ ही वह सेम बात दोहराई जिसमें सीमेंट के ना मिलने से रेप का एंगल ना होना, फेस का बुरी हालत के पीछे एसिड अटैक नहीं बल्कि जंगली जानवरों का हाथ होना जैसी बात कही गई। जब यह पूरी जानकारी घर वालों तक पहुंचती है तो उन्होंने मनीषा का अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर देती है और यह मांग की जब तक मनीषा की कातिल पकड़े नहीं जाते वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 18 अगस्त को पुलिस अचानक यह क्लेम करती है कि उन्हें मनीषा का लिखा हुआ एक नोट मिला है। बॉडी मिलने के इतने दिनों बाद पुलिस के पास यह नोट कैसे आया? अगर यह पहले से नोट था तो फिर इतने दिनों तक छुपा कर क्यों रखा? सभी जनता और परिवार को लगने लगा कि यह एक बहुत बड़ा कवर अप है, किसी बहुत ही पहुंच वाले शख्स को बचाने के लिए जो इस केस का असली मुजरिम है। इंसाफ और न्याय के लिए उठी आवाज़ को शांत करने के लिए एक दिन बाद हरियाणा के सीएम का ट्वीट आता है कि मांग के मुताबिक इस केस को सीबीआई जांच होगी और एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम होगा। लेकिन सच कहूँ तो मनीषा का केस शुरू से ही सर्वेक्षण और पोस्टमार्टम इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई है या फिर शायद जानबूझकर की गई है। सच सामने आना लगभग नामुमकिन सा बन गया है। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? फाउंड टर्न और नारा फाउंड खुला, साथ ही स्ट्रगल साइन एप्रिसिएटेड ओवर सलवार, यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रगल के क्लियर साइन थे। मतलब मनीषा ने खुद को बचाने की कोशिश की थी। मनीषा के दोनों घुटनों पर गहरी चोट थी पर सलवार उस जगह से एकदम साफ थी। अगर चोट के समय मनीषा के बॉडी पर सलवार होती तो वो भी उस जगह से घिसी या फटी होती, यानी सलवार या तो मरने के बाद पहनाई गई या फिर मरने से पहले उतारी गई। अब क्या एक लड़की अपने कपड़े खुद उतारकर खुले खेत में लेट जाएगी जहां आम लोगों का हमेशा आना जाना है, यानी सीमेंट के प्रेसेज, या नहीं तो डिकम्पोस्ट कैसे हुआ? अब बात करें बिसरा की तो भिवानी हॉस्पिटल ने बिसरा के लिए आधा किडनी और स्प्लीन के पार्ट्स भेजे थे, लेकिन बॉडी जब रोहतक पीजीआई ओवरसाइट में गलत रिपोर्ट बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब लोगों ने हंगामा शुरू किया तो ड्रामा के लिए सिर्फ नाम के खातिर एक और पोस्टमार्टम करवा दिया गया ताकि सबको यह दिखा सके कि उनकी मांगें
पर निष्पक्ष जांच हो रही है। अगर साइंटिफिक नज़र से देखें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन डेथ का टाइम भी डाउट है। सो साइंटिफिकली डेथ होने के बाद आसपास के क्षेत्र मौजूद मक्खियाँ डेथ से 2-3 घंटे में डेथ बॉडी पर अंडे देने लगती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मनीषा की बॉडी पर मिले भी। लेकिन जब डेथ को 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो बॉडी में कीड़े पड़ जाते हैं। यहाँ पोस्टमार्टम के समय मनीषा की बॉडी पर कीड़ा नहीं मिले, मतलब मनीषा का पहला पोस्टमार्टम उसकी डेथ से 24 घंटे के अंदर हुआ था। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार मनीषा की मौत 2 से 3 दिन पहले हो गई थी। जहां बारिश के इस मौसम में जल्दी सड़ने लगता है, ऐसे में अगर डेथ को 2 से 3 दिन हो गए होते तो बॉडी में कीड़ा जरूर मिलते। यानी यह पॉइंट तो सीधा रिपोर्ट के मेंशन डेथ की टाइम को कंट्राडिक्ट करता है। इससे यह भी जाहिर होता है कि मनीषा की मृत्यु और